चेंज कर दो स्लाइड। Hi guys, in this video we are going to discuss question bank of audit of item of financial statement। लेकिन यहां पर स्क्रीन लेकर आइएगा प्लीज। यहां पर मैं आपको जो क्वेश्चंस करवा रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ न्यू कोर्स के क्वेश्चन करवा रहा हूं फ्रॉम May 24 टू Jan 25। ठीक है, उसके अलावा मई 25 सितंबर 25 की आईटीपी एमटीपी हम अलग से यूट्यूब पे करेंगे, वो क्वेश्चन भी आप देख लेना। लैपटॉप स्क्रीन लेकर आइएगा प्लीज साथ में। तो ये पीडीएफ कहां पे अवेलेबल है, क्या कर रहे हो ये पीडीएफ कहां पे अवेलेबल है, लैपटॉप की स्क्रीन लेकर आइएगा। ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, अगर आप लेना चाहें तो देख लेते हैं। हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है, ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पेज नंबर 74 टू 92। मई 24 से दोबारा क्लैरिफाई कर रहा हूं, आपका न्यू कोर्स कब आया था बेटा, May 24 में। May 24 से Jan 25 तक के सारे क्वेश्चन यहां कवर कर रहे हैं। इसके बाद वाले क्वेश्चन कहां से देखना है, आरटीपी एमटीपी की सेपरेट वीडियो है यूट्यूब पे, वहां से देखना है। पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, सीए इंटर ऑडिट आरटीपी एमटीपी। तो कितने भी अटेम्प्ट किया आरटीपी एमटीपी देखो, वैसे मतलब नहीं है क्योंकि सब यहाँ पे आ चुका है। तो आप सिर्फ जो यहां नहीं कवर है उसके आगे वाली देखना। पेज नंबर क्या था, 47 77 4। लो जी, बोरोविंग हो गया क्या। अब आपने जब नोट्स बनाओगे ना तो कुछ पॉइंट यहां से भी ले सकते हो, क्योंकि यहां पे पॉइंट बहुत ज्यादा हैं। आराम से रीड करेंगे, क्वेश्चन रीड कीजिएगा प्लीज। आप रीड करोगे, मैं रीड करूं, आप रीड करोगे, अच्छा मैं ही कर दूं, लो जी करो बेटा, साथ साथ करते हैं। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ XYZ लिमिटेड, अपने को सिर्फ क्वेश्चन समझना है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ XYZ लिमिटेड रिफ्लेक्ट लॉन्ग टर्म बोरोविंग फ्रॉम द बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लीजिंग एंड हायर परचेज कंपनी। Additionally, the company has issued debenture to its 1,000 member to raise funds in accordance with the provision of the Companies Act 2013. The money raised by issue of debenture is also reflected in long-term borrowings. As the statutory auditor of XYZ Limited, CAX wants to verify that all borrowing on the balance sheet date represent a valid claim by the bank or other third parties. Suggest a few audit procedure in this regard. कह रहे हैं कि जितनी भी बोरोविंग है वो सारे वैलिड क्लेम्स हैं, चाहे हमने कहीं से भी ले रखे हो। आप कुछ ऑडिट प्रोसीजर बताओ बोरोविंग के ऊपर। तो बोरोविंग में बेटा आपने क्या क्या पढ़ा है जरा बताना। बोरोविंग में आपने कंप्लीटनेस पढ़ा है, वैल्यूएशन पढ़ा है और एग्जिस्टेंस पढ़ा है। तो इसमें आप कौन सी दो अजर्शन के सारे ऑडिट प्रोसीजर लिखना चाहोगे, कंप्लीटनेस और एग्जिस्टेंस वाले सारे लिख दोगे। लेकिन आप एक बात ध्यान से समझना, अब यहां पे आता है क्वेश्चन को रीड करना। हम क्या करेंगे, जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा सिर्फ बुक में जो 6 पॉइंट थे वो चिपका देंगे, लेकिन क्वेश्चन ना कुछ चीजें क्लैरिफाई कर रहा है, आपको बता रहा है कि बोरोविंग कहां कहां से है। सर हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से है, हमने लीजिंग, आपका कोई लीजिंग का एएस भी है क्या, हाँ 19, हमने हायर परचेज कर रखा है, ठीक है जी। एडिशनली कंपनी ने क्या दे रखे हैं, डिबेंचर। तो फॉर्म ऑफ बोरोविंग भी बता रहा है कि भैया डिबेंचर भी है, हमने लीजिंग भी किया हुआ है उस फॉर्म में भी है, हमने लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स भी ले रखी है फाइनेंशियल से। तो आप क्या कर सकते हो, जो आपकी बुक के पॉइंट है डायरेक्टली वो डालो। पहला पॉइंट क्या था, एडिशन चेक करा था आपने, डॉक्यूमेंट्स रिव्यू किए थे, तो क्या बोलता है, रिव्यू बोर्ड मिनट्स फॉर अप्रूवल ऑफ न्यू लेंडिंग एग्रीमेंट ड्यूरिंग रिव्यू, इंश्योर दैट न्यू लोन एग्रीमेंट और बॉन्ड इशू। अब देखो यहाँ पे लोन के साथ साथ क्या वर्ड यूज कर लिया इसने, बॉन्ड इशू वर ऑथराइज, इंश्योर दैट सिग्निफिकेंट डेट कमिटमेंट वर अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। भाई जो न्यू लोन्स हैं वो सारे अप्रूव होने चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। काफी बच्चों की मेरे पास क्वेरी आती है, कपिल सर जैसे आईसीआई 3 लाइनों में लिख रहा है तो क्या हमें भी 3 लाइनों में बनाना है। नहीं भाई, आप सिंगल लाइन 2 लाइन में भी पॉइंट बनाओगे चलेगा। उसके बाद क्या कहता है कि जो लोन्स हैं आपके पास उनकी टर्म्स चेक करो, जो लोन रिकॉर्डेड है उनकी क्या चेक करो, टर्म्स। क्या क्या चेक करोगे टर्म्स में, लोन अमाउंट, नेचर, रीपेमेंट, वो 5 पॉइंट, रीपेमेंट्स, अप्रूवल, ये सारी चीजें आप चेक करोगे टू द लोन एग्रीमेंट, ठीक है। फिर एक पॉइंट आया था कि लिमिट देख लो भैया कि जो कंपनी की लिमिट है उतना ही लोन आपने, बोरोविंग आपने कर रखा है। फिर यहां पे इसने कौन सा पॉइंट डाल दिया, बैलेंस कंफर्मेशन एज पर SA 505। फिर देखो जो क्वेश्चन में दिया है उन सब पे एक एक फालतू पॉइंट बना दिया और आखिरी में क्या डाल दिया,
मसाला कि ऑब्टेन कर लो एक WR कि जितने भी वैलिड क्लेम है वो सारे बन गए। अब क्वेश्चन में क्या किया, यहां पे इसने पॉइंट कौन सा लिया था, न्यू लैंडिंग एग्रीमेंट, ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस डिलीशन, नीचे कौन सा ले लिया, रिटायर्ड। तो हमारे बुक के दोनों पॉइंट इसने क्या कर दिए, मर्ज कर दिए, लेकिन 2 पॉइंट एडिशनल भी डाल दिए। कौन से, एक लीज का और एक डिवेंचर का। क्योंकि क्यों डाल दिया एडिशनल, क्योंकि क्वेश्चन में दिए थे कि भैया वेरीफाई कर लो डिटेल ऑफ लीज एंड हायर परचेज क्रेडिटर रिकॉर्डिंग टू अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट की, बस ये देख लो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के हिसाब से है या नहीं है। और साथ ही साथ बता दिया डिवेंचर डीड देख लो फॉर टर्म ऑफ डिवेंचर, डेट ऑफ रिडम्पशन, बोरोविंग रिस्ट्रिक्शन, कंप्लायंस विद कोवेनेंट्स कंडीशंस। 2 पॉइंट एडिशनल डाले हैं। सर ये क्या एडिशन पॉइंट में अपनी समरी में लेके जाऊं, इट इज योर चॉइस, आप लेके जाना चाहो लेके जाओ, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं प्ले कर सकता, इससे ज्यादा प्ले नहीं कर सकता। तो आप चाहो तो समरी को, इन 2 पॉइंट को अपनी बुक में लेके, नोट्स में लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और सजेशन है, जैसे इसने पहला पॉइंट बनाया न्यू लैंडिंग अरेंजमेंट का, तो दूसरा पॉइंट आपको मेरे हिसाब से बनाना चाहिए किसका, रिटायर्ड का, ताकि आपको याद करने में आसान हो। पहले आया फिर गया, फिर बैलेंस कंफर्मेशन, फालतू के पॉइंट। चलो जी आगे देखिएगा, इन्वेंट्री हमारा नहीं हुआ है अभी, पीपीएनई हो गया, प्लीज क्वेश्चन रीड कीजिए। B is a manufacturing entity having material property plant and equipment। सर यहाँ पे material का मतलब क्या है, significant in the financial statement। The auditor of the entity wants to verify that the PP&E item have been valued appropriately। नहीं हुआ बेटा, ये हमारा PP&E का वैल्यूएशन अजर्शन अभी पेंडिंग है। कंसेप्ट नंबर 6 + 8 था ना, तो अभी हमने 6 ही किया है, 8 नहीं किया, तो फिर क्वेश्चन बैंक कल ही ना करें उस हिसाब से। तो डेटर्स, ट्रेड पेबल, PP&E, ये कौन सा है, ये भी वैल्यूएशन है बेटा। PP&E ये वाला पढ़ना भाई, ये वाला पढ़िएगा प्लीज। K Private Limited acquire an immovable property of substantial value during the financial year 23-24, which is recording in the financial statement as an addition in the schedule of PP&E। The auditor also observed that the immovable property has been mortgaged to a bank। ओहो, आपने immovable खरीदी भी है और बाद में mortgage भी की है for availing credit facility। How should the auditor verify the right and obligation assertion to the property to ensure that entity legal ownership and identify any charge against it। अब बताओ, जनरल क्वेश्चन है, स्पेसिफिक हो गया, स्पेसिफिक हो गया किसके ऊपर, राइट एंड ऑब्लिगेशन। तो पीपीएनई के राइट एंड ऑब्लिगेशन में क्या वेरीफाई किया था आपने, सर टाइटल डीड देखा था, और टाइटल डीड देखा था, स्केड्यूल ऑफ चार्ज देखा था, और कंफर्मेशन लिया था। तो क्या कहता है देखिए, सबसे पहले क्या कह रहा है भैया, एडिशन चेक कर लो। राइट किसका चेक करोगे, पहले देख लो कि हमारा क्या क्या सामान है, और साथ ही साथ क्या वेरीफाई कर लो, कंप्लीटनेस। कोई भी एजर्शन आए, आप 2 पॉइंट तो दिल खोलकर लिख सकते हो, एक कंप्लीटनेस वाला, एक एडिशन वाला। क्योंकि जब तक सामान कंप्लीट नहीं होगा, ना मैं उसका एग्जिस्टेंस चेक करूंगा, ना मैं उसका राइट एंड ऑब्लिगेशन चेक करूंगा, ना मैं उसका वैल्यूएशन चेक करूंगा। तो कोई भी एजर्शन चेक करनी हो भाई साहब, सबसे पहले मूवमेंट तो चेक होगी ही होगी। उसके बाद क्या बोलता है, जो एडिशन हुई है, एडिशन टू लैंड, उसके लिए क्या देख लो, कन्वेंस डीड देख लो, सेल डीड देख लो। उसके बाद क्या कह रहा है, टाइटल डीड देख लो इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी थर्ड पार्टी के पास है, तो अपने को क्या देखना पड़ेगा, रिक्वेस्ट मैनेजमेंट फॉर ऑब्टेनिंग कंफर्मेशन, और साथ ही साथ एक रजिस्टर ऑफ चार्ज देख सकते हो। क्लियर है, रजिस्टर ऑफ चार्ज देख सकते हो। आगे आ जाओ, AS2 का देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, कल करवाएंगे, ठीक है। ये देखो भैया, ये आपका शायद एएस का क्वेश्चन आया है, पढ़ना जरा। आई एम नॉट श्योर एक्चुअली, मेरे को भी रीड करना होगा, पढ़िएगा प्लीज। HR and associate are the auditor of a large manufacturing company। The company has recently invested huge amount in property, plant and equipment for its new unit
they have added many incidental expense to the cost of PP&E. The junior audit team member are not sure about which cost should be excluded from the cost of PP&E. समझ रहे हो मेरी बात? वो कह रहा है कि आपने खर्चा किया है जी पीपीएनई पे बहुत सारा, एक जूनियर टीम मेंबर है, एक चूजा है बेचारा, वो समझ नहीं पा रहा पीपीएनई की एसेट में क्या क्या कैपिटलाइज होगा और क्या क्या नहीं होगा. गिव एग्जांपल ऑफ कोस्ट दैट शुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ पीपीएनई. मैंने अपनी बुक में क्या डाल रखा है, इंक्लूड क्या क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इफ एक्सपेंड ऑफ फॉर द कैपिटल नेचर, तो उसके एग्जांपल दिए. यहां क्या बोल रहा है, कौन कौन सा पार्ट नहीं होगा. क्या बोलता है बेटा, कौन कौन सा पार्ट नहीं होगा? आपने बेटा बिल्कुल सही जवाब दिया था. एक तो इस बच्चे ने इनॉग्रल कॉस्ट आपकी नहीं पार्ट होगी उसकी. यस और नो, यस और नो. साथ ही साथ आपने बताया था एडवर्टीजमेंट का खर्चा, प्रमोशनल एक्टिविटी का खर्चा पार्ट नहीं होगा. कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन ए न्यू लोकेशन विद ए न्यू क्लास ऑफ कस्टमर इंक्लूडिंग स्टाफ ट्रेनिंग नहीं होगा. एडमिन और अदर जनरल ओवरहेड कैपिटलाइज नहीं होंगे. तो समरी में जहां पे आप अकाउंट्स की समरी बनाओगे कि व्हाट विल बी द पार्ट ऑफ पीपीएनई, तो उसी के साथ ये भी बना लेना व्हाट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ पीपीएनई. ठीक है बेटा, ये पीडीएफ ले लेना क्वेश्चन नंबर 5 भी, या तो आप साथ साथ लिखते हुए चलते तो ज्यादा अच्छा रहता कि रिवीजन किस किस का करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पढ़ो जी. AS10 4 बार क्वेश्चन आया है पीपीएनई पे, 2 बार किससे आया है, अकाउंट से. ये भी AS10 का क्वेश्चन है पूरा. और मैं कहता हूं भैया मजेदार क्वेश्चन है, इस तरह के ना 4-5 क्वेश्चन आने चाहिए. नहीं चाहिए हमको 90 नंबर ऑडिट में, हमें चाहिए 60, लेकिन बच्चा चाहिए दिमाग वाला. पूरा अकाउंट का क्वेश्चन है, ऑडिट है ही नहीं कहीं भी. क्या कहता है, JB Limited invested huge sum of money on establishment of new property, plant and equipment during the year under audit. They have incurred an amount of 5,70,000 on dismantling of an old plant which had become obsolete so that a new plant can be set up in an existing location. The auditor is in the process of verifying the cost incurred toward addition to property, plant and equipment. What should be the accounting treatment of the amount spent on dismantling of old plant in the financial statement? जो dismantle किया है आपने उसका treatment क्या होगा? What element of cost should be considered for valuation of property, plant and. अब देखो दूसरा क्वेश्चन भी पूछ लिया, समझ रहे हो? पहले क्या पूछा, जो डिसमेंटल हुआ है उसका क्या करोगे. फिर दूसरा क्वेश्चन, विच एलिमेंट ऑफ कोस्ट शुड बी कंसिडर फॉर वैल्यूइंग प्रॉपर्टी, प्लांट एंड. मतलब ये भी पूछ लिया कि क्या क्या ऐड होगा वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में, और साथ साथ ये भी पूछ लिया डिसमेंटलिंग का क्या करोगे. तो पहले तो जनरल लिखोगे, AS10 लिखोगे आप, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. जब भी कोई आप एसेट कंस्ट्रक्ट करते हो, खरीदते हो, तो उसमें कौन कौन से खर्चे ऐड होंगे वो हमने अलग से समरी बना ली. लेकिन यहाँ पे एक नई चीज आ गई, क्या, जो डिसमेंटल किया है भाई, जो हटाया है, जिससे पैसा मिला है, उसका क्या करोगे, उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे. क्या करेंगे, माइनस करेंगे. तो रीड कर देता हूं आंसर. AS10 का क्वेश्चन है, कोई ऑडिट नहीं है इसमें. इन द गिवन सिचुएशन JB Limited हैज इन्वेस्टेड ह्यूज सम ऑफ. सर इनका आंसर ना बड़ा स्मॉल होता है, 2-3 लाइनों का होता है, तो आंसर लिखना अपने आप में कला है. सर कैसे, पूरा क्वेश्चन ही वापस कॉपी पेस्ट होता है, ये चीज हमेशा याद रखना. JB Limited invested huge sum of money on establishment of new property, plant and equipment and incurred 570 on dismantling of old plant which had become obsolete so that new plant can be set up to the existing location. खुद से लिखा है, ऊपर से उतारा है, ऊपर से उतारा है. An item of PP&E that qualify for recognition and asset should be measured at its cost. The cost of dismantling, removing the item and resorting the site on which it is located referred. अब ये AS10 बता रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं decommissioning will form part of the new property, plant and equipment. मतलब आंसर 2 ही लाइन का है, ऊपर पहले इसने क्या किया, पूरा क्वेश्चन रिपीट किया. अब बताएगा एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या क्या होते हैं प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के. नंबर 1 परचेज प्राइस, नंबर 2 जो कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो उस तक लोकेशन तक लाने में, और उसके बाद क्या बोल रहा है, द इनिशियल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, रिमूविंग, सेम बात बोल रहा है, रिस्टोरिंग ऑफ साइट विच इज लोकेटेड रेफर्ड एज ए डिकमिशनिंग, रिस्टोरेशन and similar liabilities. The obligation for each enterprise incur either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during the particular period for the purpose other than to produce inventory during the period. वो भी यहाँ पे आएगी. Initial decommissioning माइनस होगा नहीं होगा,
डी कमीशनिंग वाली कोस्ट तो माइनस होगी, इसने रिसीविंग बोला है, कोस्ट बोला है, मैं दोबारा पढ़ रहा हूं क्वेश्चन। अच्छा कोस्ट बोला है, हाँ तो फिर वो पार्ट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा एक मेरी क्वेरी क्लैरिफाई करो, यहां पे तो मेरी क्वेरी बन गई अब एक। अगर मैंने ओल्ड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है बेटा, अब ये मेरी क्वेरी है आप लोगों से, वैसे तो मैं जजमेंट लगाऊंगा तो क्लैरिफाई हो जाएगी। पहले मैं सिचुएशन बता रहा हूं, एक मशीन लगी हुई है, वो मशीन पुरानी हो गई, खराब हो गई, मैं एक नई मशीन ले आया, अब उस पुरानी मशीन को मैं हटवा रहा हूं, तो उसको क्या बोल रहा है ये, डिसमेंटलिंग कॉस्ट हो गई, नो डाउट वो तो कैपिटलाइज होगी, नो डाउट अबाउट इट। अब वो मेरे पास कचरा पुरानी मशीन का साइड में रखा हुआ है, और मैंने नई मशीन लगा दी, उसका सारा खर्चा मेरा कैपिटलाइज हो जाएगा, उसकी लेबर भी कैपिटलाइज होगी, मतलब डीकमीशनिंग भी कैपिटलाइज होगी और इंस्टॉलेशन भी कैपिटलाइज होगी। अच्छा वो पुराना माइनस नहीं होगा, वो कहां जाएगा, वो अदर इनकम में जाएगा, राइट आपका करेक्ट, वो स्क्रैप वैल्यू में जाएगा। पुराना कहां जाएगा बेटा, स्क्रैप वैल्यू में जाएगा। तो वो पॉइंट आप ऐड कर सकते हो कि भैया जो श्योर हो ना स्क्रैप, पता चले मैं ही गलत पढ़ा दूं, अकाउंट वाले टीचर से भाई कंफर्म कर लेना एक बार, ठीक है। तो जो पुरानी मशीन है दैट विल बी स्क्रैप, तो वो मेरी कहां जाएगी फिर, अदर इनकम। मैं माइनस करवा रहा था पहले, ना 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 गलत, माइनस नहीं होगी, वो क्या होगी, अदर इनकम बनेगी, कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग ऐड हो जाएगी। अब देखो दिमाग ये भी बोल सकते हो सर जिसको हटाया उसी की इनकम से माइनस कर लो, नहीं नहीं नहीं, डिसमेंटलिंग कॉस्ट ऐड होएगी, जो कचरा बचा है, जो भी वेस्ट बचा है, वो अदर इनकम में आएगा। तो आई एम क्लैरिफाइंग इट अगेन, क्लियर है बेटा। यू कैन ऑल्सो कंफर्म इट फ्रॉम योर अकाउंट्स टीचर, अगर कुछ डिफरेंट ट्रीटमेंट हो तो आप नेक्स्ट लेक्चर में मुझे ही बता सकते हो। और कोई क्वेश्चन है क्या, नहीं भैया आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज नोट्स बना लेना, दोबारा से बोल रहा हूं, मल्टीपल टाइम बोल रहा हूं, मेक श्योर यू गाइज मेक नोट्स ऑफ दिस चैप्टर। हर और जो जीडी के अंदर देख रहे हैं प्लीज शेयर योर पीडीएफ विद मी, और बढ़िया से हीरे जवाहरात जुड़ा देना इस वाले चैप्टर के नोट्स में। बाय बाय गाइस, टेक केयर, कीप एंजॉयिंग ऑडिट विद कपिल, जय हिंद दोस्तों।